खैर हम लोग बात करने वाले हैं प्रेम प्रसंग के बारे में, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक तो है। मतलब वो जो कवि वाला ट्रांसफॉर्मेशन है वो वहीं से हुआ, मतलब टेक ऑफ वहीं से लिया। लेकिन उसके पहले कुछ और होता था। वो शायरी होती थी या फिर कविताएं होती थी, लेकिन वो उसका मकसद सिर्फ इम्प्रेस करना होता था, वो कहीं अंदर से नहीं आता था। उसके बाद से वो अंदर से आने लग गया। तो शुरू करते हैं। 4 लोग जो हैं उनको वेलकम टू मौसीकी कैफे प्रेम प्रसंग लाइव। और फर्स्ट लाइव है ये मौसीकी कैफे का। वी हैव बीन वेटिंग फॉर इट। और हम तो मतलब स्टूडियो में करना चाह रहे थे एक्चुअली, अपने स्टूडियो में, लेकिन ये पैनेडेमिक उसके बाद से हो गया और 8 महीने हो गए ना। हाँ भैया, अंकित, मार्च 25 मार्च से लगा है। प्रभात सिंह कह रहे हैं गुड गोइंग, थैंक यू ब्रो। और हाँ, हम लोग बात शुरू करते हैं। देखिए ये जो प्रेम प्रसंग मौसीकी कैफे लाइव एंड प्रेम प्रसंग का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि प्रेम की जो कविता है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है या फिर सबसे ज्यादा शुरुआत वहीं से होती है। हम सब कविताएं बचपन से सुनते आते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से लेकर के मछली जल की रानी से लेकर के वो सब कुछ होता है और याद होता है, फिर भूल जाते हैं। लेकिन एक जो जहन में अटकता है कि हाँ वो लाइन याद आ गई या याद रह गई, वो फिल्मों के गाने होते हैं। और गाने भी क्या, गाने में भी आप समझ लीजिए कि वो शेर ही होता है, 2 ही लाइन 3 लाइन होती है जो कि याद होती है। उसके बाद तो आदमी बस उसी को रिपीट कर रहा होता है लूप पे। वो पूरा वो गाना कोई गुनगुना नहीं गा रहा होता है। बिल्कुल, वो गुनगुनाने वाला सिस्टम होता है पूरा। हाँ, मैं आपको बताऊं मेरा बचपने में क्या सीन था। मतलब पहले ही मैं करता था कि मैं गाने लगता था। तो एक बार मेरी बुआ आई हुई थी, जी। कानपुर में रहती थी, तो वो आई हुई थी और मैं गा रहा था। वो जहन में चढ़ा हुआ था उस वक्त। तो 3 दिन बाद बुआ ने बोला कि बेटा तुम इसके आगे भी गाओगे। तो 3 दिन तक वो टॉर्चर होती रही। तो यही होता है कि वो 2 लाइन ही रुकती है, वो कहीं एक अटैचमेंट होता है और वहीं से ये शुरू होता है। तो ये है कि जी। प्रेम प्रसंग यही है कि वो प्रेम प्रसंग और वहां से कवि का जो एक फॉर्मेशन शुरू होता है। तो जो गेस्ट हैं, हालांकि आप सब लोग जानते हैं, आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो ऑलरेडी आपने पोस्टर में देखा हुआ है कि अंकित हैं, अंशु हैं और मैं हूं। तो मैंने अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया है। मैं चाहूंगा कि अंशु पहले बोलें, क्योंकि एक ऐसा माना जाता है स्टीरियोटाइप में कि लेडीज फर्स्ट इज अ गुड तमीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हालांकि इक्वालिटी के हिसाब से आई डोंट बिलीव इन दिस कि वो कोई भी कर सकता है। तो लेकिन प्लीज अंशु मैं आप इस बताएं, पे अपने बिल्कुल बारे में यकीन थोड़ा नहीं बताएं। रखती। मैं लेडीज फर्स्ट पे यूँ तो बिल्कुल यकीन नहीं करती हूँ, पर क्योंकि आपने अनुरोध किया है तो मैं बात करती हूँ। मैं अंशु प्रिया, आप सब अगर मुझसे परिचित नहीं हैं, बस छोटी सी बीएचयू की छात्रा हूँ, इस वक्त साहित्य में परास्नातक और प्रेम पर ही ज्यादा लिखती हूँ, औरतों पर लिखती हूँ। स्त्री हूँ, स्त्री पे लिखना तो खैर बनता है। लाजमी है। मैं इस बात को हाँ जरूर बिल्कुल कहना बिल्कुल। चाहूंगा कि इट्स गुड कि लड़कियां आगे आए, काम करें और हर फील्ड में काम करें। क्योंकि एक बड़ी दुखद बात है कि हमारे देश की अर्बन पॉपुलेशन में लड़कियां जो काम करती हैं वो 8% है, 8%। मतलब भयावह वाली स्थिति है ये कि 8%, वही है और मतलब क्या। 30-20 कुछ तो रेशियो होता है, लेकिन 8% करती हैं तो बहुत ज्यादा है। और आप लोग ऐसा करें, आप रोल मॉडल बने ताकि लोग देख करके आपको और इंस्पायर हो और आगे बढ़ें। ये अच्छा रहेगा, शुभकामनाएं रहेंगी। अंकित भाई अब आप बताएं। मैं अंकित उपाध्याय, रहने वाला अयोध्या का हूँ। इस समय भी अयोध्या में घर पे ही हूँ। और बनारस में लॉ फैकल्टी से इस साल मेरा एलएलबी फाइनल ईयर है। हम्म। कविताओं का शौक है, कहानियां लिखता हूँ, कविताएं पढ़ने का भी शौक है। बाकी फिलहाल आपके साथ। है क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, लिखने की शुरुआत कब हुई? लिखने की शुरुआत वैसे तो जैसे मछली जल की रानी है टाइप तुकबंदी, जो टोटली 11th 12th से थी। बट अच्छा जो अच्छा हाँ, जो वो क्लिक होने वाला पार्ट होता है तो वो रहा ग्रेजुएशन हाँ। सेकेंड ईयर से। अच्छा अच्छा ग्रेजुएशन हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ का थोड़ा सा असर रहा। तो जो भी यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं उन्हें मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ।
मेरा नाम विकास रावल है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और अभी BHU में लॉ का स्टूडेंट हूँ। अंकित भैया मेरे सीनियर हैं और अरे रोहिता सर ने ये लाइव आज रखा है तो हम सबको आज इनवाइट किया था और हम सब आज यहाँ पर आपका एंटरटेन करने के लिए हैं। ओहो क्या बात है, क्या बात है। ये इतनी अच्छी म्यूजिक किसकी थी? ये इतनी अच्छी म्यूजिक किसकी थी? सर मेरी ही हो सकती है। अच्छा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और आपकी कविताएं तो हैं ही हैं। तो इस पे मैं एक कोट करना चाहूंगा। एक इंटरव्यू में इरशाद कामिल साहब ने, इरशाद कामिल जी जो कि बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं, उन्होंने कहा, वो इंटरव्यू हो रहा था और वो ले रहे थे नीलेश मिश्रा जी। तो उन्होंने पूछा उनसे कि इरशाद भाई ये बताइए कि कविता लिखने के लिए प्यार करना जरूरी है क्या, या मोहब्बत का होना जरूरी है क्या? तो उन्होंने कहा कि आप कविता लिखिए मत लिखिए, आप राइटर होइए मत होइए, प्यार तो होगा। क्या बात है, क्या बात है। बेहतरीन बात थी। तो इसी बात बिल्कुल। पे ये शेर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये उस वक्त का वन ऑफ द डिसेंट शेर है जब मैं इनडिसेंट शेर्स लिखता था। मतलब वो सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए होते थे, और सच एडमिट करता हूँ कि वो सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए होते थे। उसका कोई उसमें सोचता नहीं था मैं कुछ कि बहुत सोचना है। तो तन्हाइयों में बड़ी शिद्दत से आपको याद करते हैं, तन्हाइयों में बड़ी शिद्दत से आपको याद करते हैं, ज़हे नसीब आज सामने है, आदाब करते हैं। क्या बात। क्या बात। आदाब कबूल करिए भैया। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है ठीक है, चल थैंक यू सो मच। जरा नवाजी के लिए शुक्रिया। तो अब कहाँ से शुरू किया जाए? हाँ अंकित आप बताइए, क्योंकि अंशु भी इस बात में बिलीव नहीं करती कि लेडीज फर्स्ट। तो अंकित आप बताइए। और बड़ी मजेदार बात यह कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी देखें तो AN दोनों लोगों का सेम है। उसके मतलब बाद A की बारी आती है। वो तो परीक्षाओं वाला अंकित, सिस्टम पूरा है। हाँ हाँ मास्टर के आगे सबसे पहले हमें बैठाया जाएगा। अच्छा, ये A वालों का तो दिक्कत रहता होगा ना अंशु, तुम्हारा भी रहता होगा ना? बहुत रहा है। जी जी जी। एग्जाम में सबसे आगे 4-5 रोल नंबर्स रहे हमेशा, 4 या 5, हमेशा तीसरी या चौथी डेस्क मिला करती थी। हालांकि मतलब पीछे चीटिंग देखने की तब भी भी अपन गुंजाइश ने नहीं। बहुत करी है। ओह वाह, टैलेंटेड टैलेंटेड। चल, ये जो दिखता है मुझको रोशनी में कौन है? ये जो इस दिखता है मुझको मोहल्ले में रोशनी में कौन है? इस मोहल्ले में नया आशिक कौन है? और कौन है जो ये तेरी बात बहुत करता है? मेरे क्या सिवा इतना खाली कौन है? क्या बात है, क्या अगला बात है। शेर की, तू कहे तो तेरे रास्ते से कभी गुजरूं ही नहीं सच में। भाई मनाही तू होती है कहे, बहुत दफा कि हाँ तू हाँ कहे हाँ, तो तेरे रास्ते से कभी गुजरूं ही नहीं सच में, भूल हाँ, जाऊं और फिर कभी पूछूं तू कौन है, कि बस कुछ खत पड़े हैं दराज में मेरे ले जाना। क्या कुछ बात है। खत पड़े हैं दराज में मेरे ले जाना, फिर समझना कि खत के हीर राझा कौन है। हाय हाय, क्या कौन है बात है, क्या बात है, जो ये तेरी बात बहुत करता बहुत है? खूबसूरत। मेरे सिवा इतना खाली कौन है? क्या बात। तो सर कुछ ऐसे ही शुरुआत है। एक और सुनाता हम्म हूँ हम्म। कि नहीं अच्छा, कितनी। एक ये खत वाला जिक्र आ गया है, तो मैं जी बोलूंगा कि ये जानना चाहूंगा कि क्या आपने पत्र लेखन भी किया है? सर, पत्र लेखन कागज पर तो एक बार गया है और एक बार आया है। अच्छा अच्छा, वही दोनों दराज में रखे हैं। तो वही दोनों दराज में रखे हैं, उसके आगे आपका मोबाइल सुविधा हो गया। अच्छा अच्छा, उसके बाद तो टेक्नोलॉजी आ गई। हाँ, उसके बाद टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी उस समय भी थी, लेकिन अब पहला पहला एक्सेप्टेंस और ऑफर तो ऐसे ही था। हाँ, बाकी ये सुनिए अच्छा, कि कितनी हसीन दुनिया है बस एक नदी के बाद। कितनी जी हसीन जी दुनिया जी। है बस एक नदी के बाद, कुछ भी कहाँ बचेगा मेरी आशिकी के बाद। और देखा ही नहीं तुमने मेरे जन्मदिन पर दिया तोहफा, हमें क्या चाहिए आखिर में?
कि देखा ही नहीं तुमने मेरे जन्मदिन पर दिया तोहफा, पहली दफा दिया था कुछ शायरी के बाद। हाय हाय। और क्या तुम खड़ी मिलोगी कयामत के रोज में? लालसा क्या है कि क्या तुम खड़ी मिलोगी कयामत के रोज में, आएंगे काट दुनिया जब हम जिंदगी के बाद। क्या और बंद होठों की मुस्कुराहट तुम्हारी कितनी प्यारी है, मैं दिखा क्या उनमें हाँ कि हाँ बंद होठों की मुस्कुराहट तुम्हारी हाँ कितनी प्यारी है, कहता रहा हूं ये मैं अपनी हर गजल के बाद। हाय हाय। और मुसलसल तुम्हारी बातें ही करता हूँ शेर में, उसके अलावा कुछ लिखा ही नहीं है कि मुसलसल तुम्हारी तुम्हारी बातें बात करता है। हूँ शेर में, कौन ये कर सका है मीर और गालिब चचा के बाद। क्या क्या तुम अरे क्या बात है। क्या तुम खड़ी मिलोगी कयामत के रोज में, आएंगे काट दुनिया जब हम जिंदगी के बाद। कि जो आशिक है या फिर जी शायर है, वो उसको गुमान बहुत होता है। आपने गालिब साहब का नाम ले लिया, इसलिए बिल्कुल ये बिल्कुल और बिल्कुल। कंसर्न बात हो गई कि गालिब साहब का तो मिजाज ही अलग था कि मतलब हम हाँ बताएं बिल्कुल कौन है गालिब, ऐसे शेर है उनके। बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है साहब। वो ये पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई ये बतलाए कि हम बतलाएं क्या। सही बात है एलिया हाँ, साहब। ये गालिब साहब का शेर है, तो ये तो मिजाज होता है। तो वो होता है कि वो उस वक्त क्या लगता है कि हम हैं भाई, बिल्कुल लगता हम है, ही बिल्कुल लिख लगता है। रहे सबसे हैं। सबसे ज्यादा भरोसा तो उसी पे होता है, हाँ अपने अपने वाले प्रेम पे ही। हाँ 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 हाँ। बस सही उसी में बात से ये है। निकलता रहता है। आपके पास कोई विकल्प भी अच्छा। तो नहीं है ना उसका, आप हाँ भरोसा तो सही करना बात ही है। है। हाँ, और इट्स गुड, जब तक आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल प्रपोज बिल्कुल। और आगे की बात तो मुमकिन ही नहीं है भैया। जब सही खुद ही सही 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 तुमको सही यकीन सही। नहीं है तो तुम तो आगे पूरा कहाँ से यकीन तो जाओगे, करना कहाँ से। पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है अंशु, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब आप से शुरू करते हैं। आप बताएं, आप सुनाएं कुछ। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कविताएं लिखना 8वीं से शुरू किया था, और वही तुकबंदियां थी इधर उधर थोड़ी बहुत। पिताजी को मेरे साहित्य बहुत पसंद है। पापा हमें लोरियों में और रात रोटियां खिलाते हुए कविताएं सुनाया करते थे। क्या बात है, तो वेरी नाइस। प्रसाद की कविताएं सुनाते थे, मैथिली गुप्त की कविताएं सुनाते थे। तो बचपन वाह। से कविताओं में रुचि बढ़ गई, और 8वीं से टूटी फूटी लिखना शुरू किया था, जो मुझे लगता है यहाँ आने के बाद थोड़ी थोड़ी परिपक्व होती गई। पर बनारस आने के बाद समझ में आया कि कविताएं हैं क्या और मैं लिख क्या रही हूँ। तो मैं कहूँगी मेरी कविताओं का लिखना ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर अराउंड से ही शुरू हुआ है। फर्स्ट ईयर के अच्छा। लास्ट से कह सकती हूँ शुरू हुआ है। हम्म। और मैं प्रेम कविताएं बिल्कुल नहीं लिख पाती थी, बिल्कुल ही नहीं लिख अच्छा। पाती थी, मैं लिखती ही नहीं थी प्रेम। तुम्हारा उलाहना कि मेरे लिए कुछ कब लिखोगी, तुम्हारा उलाहना कि मेरे लिए कुछ कब लिखोगी, तो सुनो जाना जब भी लिखती हूँ प्रेम, उमड़ आता है तुम्हारा नाम, मैं आगे कुछ लिख ही नहीं पाती। मैं जब भी क्या लिखती बात हूँ है, क्या प्रेम, बात है। उमड़ आता है तुम्हारा नाम, और मैं आगे कुछ लिख ही नहीं पाती। तुम संपूर्ण हो मेरे, तुम्हारा उलाहना कि मेरे लिए कुछ कब लिखोगी, तो सुनो जाना जब भी लिखती हूँ प्रेम, उमड़ आता है तुम्हारा नाम, और मैं आगे कुछ लिख ही नहीं पाती। तुम संपूर्ण हो मेरे, मेरी सीमा तुम तक है, तुमसे इतर, तुमसे आगे कुछ है ही नहीं। प्रेम तो है और तुम प्रेम, इससे आगे लिख पाना असंभव है। तो ये मेरी पहली प्रेम कविता थी। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया, बढ़िया, पहली बहुत प्रेम बढ़िया। मुझे कविता। और लगता है इतना कि मतलब इतनी मैं बोलूंगा कि एक मेच्योरिटी, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू, मैं एकदम एमेच्योर से और वैसे आया है, तो बट मेच्योरिटी व्हाट यू हैव इन दिस एज इज ग्रेट। और अभी तो माशाल्लाह पूरी जिंदगी बाकी है, तो काफी कुछ आप लिखेंगे बहुत मुझे ऐसा बहुत लगता है। अच्छा, लेकिन जी जी एक चीज बहुत अंकित भाई के पोएट्री में और आपके में, दोनों कविताओं में एक चीज कॉमन मिली मेरे को। पूछे क्या। बताइए जी। बताइए। अरे भैया, लिख पाना मुमकिन नहीं था कहीं कहीं आप आकर के आप सब लोग रुक गए कि अरे यार इसके आगे लिख पाना मुमकिन नहीं है। ये दोनों में खैर, कॉमन था बाबा।
मैं नहीं, इट्स ग्रेट। मैं दूसरे, थैंक यू वेरी मच। मैंने अभी शुरू वियोग नहीं की है। अच्छा ठीक है, तब मैं इसलिए कह रहा था कि वियोग के जी पहले मैं उस इमोशन को कवर करना चाहता हूं जो एक कह सकते हैं कि अट्रैक्शन होता जी है ना। एक अट्रैक्शन होता जी है जी। जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा फील करते हैं और वो बात आप सिर्फ अपने आप से डिस्कस हम्म। करना चाहते हैं, है ना। हाँ तो वो जो पॉइंट है एक कवि के वो जो एहसास है वो आपको कैसे और स्ट्रांग बनाता है, इस बारे में मतलब आप कुछ शेयर करेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम, आप हम यहाँ प्रेम की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम अपने आप में इतना इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत पक्ष है कि उसके अलावा जब आप प्रेम करते हैं तो आपको अपने प्रिय की जरूरत नहीं होती। तो प्रेम खुद में इतना परिपूर्ण होता है और इतनी ताकत देता है कि मुझे नहीं लगता कि प्रेम में किसी भी और के लिए स्थान होता है। जैसे कबीर कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी जा में दो न समाए। तो दो की तो जगह ही नहीं है प्रेम में। इस सब्जेक्ट पे मैं एक चीज थोड़ा सा मैं इस पे एम्फेसिस करना चाहूंगा कि ये क्या होता है अक्सर, खास तौर जी पे जो कम उम्र के बच्चे होते हैं और फिर लड़के होते हैं, लड़कियां होते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं जो वियोग जी वाला पार्ट है उसके पहले मैं ये बात जिक्र करना चाह रहा हूँ कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जी है ना। दे गो थ्रू अ डिप्रेशन वाला फेज, और वो फेज से उबरने के लिए, बाहर निकलने के लिए कविताएं एक बहुत बड़ा साधन हो, क्योंकि क्लिनिकल प्रॉब्लम है, मतलब ये हमारी मेडिकल प्रॉब्लम है। अगर कोई डिप्रेशन से जाता है तो वो डॉक्टर को उसको दिखाना चाहिए बेशक, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य और कविताएं, साहित्य में भी मैं कविताओं पे ज्यादा एम्फेसिस करूंगा, क्योंकि वो बहुत गहरी, कोई ऐसी कविता नहीं होती है जो वो डिटेल बताती हो, वो आधी चीजें रखती है, बाकी चीजें अपनी गहराइयों में रखी रहती है, और वो पेन को हील करने के लिए बहुत कामगर साबित हो सकता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है और कई लोगों का ऐसा अनुभव रहा है। क्या लगता है आप लोगों को? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कविताएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी सिचुएशन से आपको उबारने में। जैसे मुझे लगता है कि लगभग हर इमोशन के लिए हमारे पास कोई कविता होती है, पर जब प्रेम की बात होती है तो हमारे पास इतनी ढेरों कविताएं हैं। हिंदी साहित्य अटा पड़ा है प्रेम कविताओं से। तो ऐसे केसेस में मुझे लगता है कि आप अगर प्रेम में हैं तो प्रेम कविताएं पढ़िए, और आप जब वियोग में हैं तो मुझे लगता है कि जब एक ऐसा फेज होता है तो आपके पास हिंदी साहित्य में न जाने कितने उपन्यास और कितनी कविताएं ऐसी मिल जाए जो प्रेम, एक तरफा प्रेम कह सकते हैं आप, या यूं कह सकते हैं कि छोड़ा गया प्रेम। इसकी कितनी कविताएं ऐसी भरी पड़ी है जिसमें प्रियतम की जरूरत ही नहीं होती, जो आपको एक positive energy। तो मेरे कविताओं को पढ़ना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये तो मतलब अपने एक जो फेमस कॉमेडियन है जाकिर खान, उनका है हक से सिंगल वाला हिसाब किताब, तो वो कॉन्फिडेंस भी दे देता है, ये दे देती है कविताएं। तो अंशु जी, आप शुरू करें आपकी वो वाली कविता। तो हम प्रेम की बात कर रहे हैं, तो मेरी इस कविता का शीर्षक प्रेम ही है। ये कविता ऐसे जाती है, मैं नहीं जानती कि तुम मेरे कौन हो, नहीं जानती कि तुम मेरे कौन हो, कई बार खुद को झिझोड़ कर पूछा है खुद से कि कौन हो तुम मेरे, तो जवाब देने में हमेशा असफल रहती हूँ। तुम मेरे पिता नहीं हो, पर मेरा सारा बचपना मैं तुम पर ही जाहिर कर देती हूँ। क्यों लगी हर चोट पर तुम्हारी ही पुचकार चाहती हूँ। तुम मेरे बच्चे भी नहीं हो, पर मेरा सारा दुलार तुम पर ही क्यों उमड़ पड़ता है। क्यों मैं तुम्हारा सर अपने वक्ष में दुबका अपनी सारी ममता तुम पर उड़ेना चाहती हूँ। देखिए, मैं स्त्री हूँ तो स्त्री पक्ष का प्रेम मैं ज्यादा अच्छे से व्यक्त कर पाऊंगी। तो जब मेरा ये मानना है कि स्त्री जब प्रेम में होती है और प्रेम में डूबी हुई होती है तो वो माँ हो जाती है। ये किसी भी रिश्ते की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ एक प्रेमी और प्रेयसी का रिश्ता नहीं। आप देख लीजिए, एक समय के बिल्कुल बाद बिल्कुल बिल्कुल। बेटी अपने पिता की माँ हो जाएगी, वो उसका हर ख्याल रखेगी। बहन छोटी हो पर बिल्कुल अपने भाई की माँ होती है।
बिल्कुल बिल्कुल तो इसीलिए जिससे प्रेम होता है स्त्री की ममता उस पर उमड़ ही पड़ती है। तो बिल्कुल। आगे की ममता ऐसी है कि तुम मेरे स्वामी भी नहीं हो, पर मेरा कोई भी फैसला मैं तुम्हारे बिना नहीं ले पाती, या यूं कहूं लेना नहीं चाहती। मैं खुद ही क्यों तुम्हारी बंदिनी बन जाती। तुम मेरे प्रेमी भी तो नहीं, क्योंकि अगर तुम सिर्फ मेरे प्रेमी हो तो बाकी ये सभी भावनाएं बेमानी हैं। मैं सिर्फ इतना समझ पाई हूँ, तुम शायद मेरे सब कुछ हो और शायद कुछ नहीं। तुम सिर्फ प्रेम हो। क्या बात है, बहुत अच्छा। और मैं बहुत बढ़िया। ये एक बात अंशु इस पे ऐड करना चाहूंगा। ये जो आपने बोली कि ममता वाली बात ना, कि जी ये बिल्कुल एक मतलब एग्जैक्टली जी मेरे पास शायद इतना मैं उसे समझ नहीं पाया था, या इस बात को मैं समझता था पर उसको कह सकते हैं कि उसको क्लासिफाई नहीं कर पाया था कि एग्जैक्टली ये क्या होता है। क्योंकि बचपन से मेरे काफी मतलब लड़कियां मेरी दोस्त रही हैं, तो एक पॉइंट पर ये होता था कि मम्मी मत बनने लगो, है ना। ये होता था, मतलब कि वो एक पॉइंट पर कभी कभी मम्मी मत जी बनो, जी तो हमें ना मतलब ये हम लोग बोल देते थे। और बट दैट कि वो केयर करने लगती थी इतना कि एक पॉइंट पे लगता कि बस ठीक है हो गया। तो बट दिस इज द लव, दिस इज द लव, ये प्रेम प्रसंग है। क्या बात है, यस बहुत बढ़िया। यस एक्चुअली विकास ने प्रेम पत्र लिखा है, आप सबको पता ही होगा। तो प्रेम पत्र का मैं उसको उसने मुझे भी 3 पत्र दिए हैं पढ़ने के लिए, जिनको मैं अपने स्टाइल से और जो वो शूट करता हूँ अपने मौसीकी कैफे के पेज पे देखा ही होगा। अरे मौसीकी कैफे यूट्यूब चैनल पे देखा होगा कि उस तरीके से, तो उसको पढ़ने के लिए मैं उसे करने वाला हूँ। तो मैं उसका एक प्रोमो बनाने वाला था, मतलब बनाऊंगा ही। तो वो प्रोमो के लिए मैंने कुछ 4 लाइनें लिखी थी कि उसको कैसे डेवलप करूंगा। तो वो अभी फाइनल लास्ट की लाइंस तो नहीं हुई हैं, पर बिगनिंग की 4 लाइनें हुई हैं, तो वो जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा। वो ये कि लव लेटर्स, जिन लोगों ने जो लोग लव लेटर्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, उनको बता दूं, प्रेम पत्र, लव लेटर, ये उस तरीके के पत्र हुआ करते थे जिसमें शब्दों को प्यार, इश्क, मोहब्बत की चाशनी में भिगो भिगो के लिखा जाता था। और अंशु प्रिया, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप साहित्य से जुड़ी रही हैं और आपको रोटियों के साथ कविताएं खिलाई, और बनारस में आकर आपने ये भी जान लिया कि कविताएं क्या होती है। हो तो वही पढ़ लो। यस सर, अरे हाय इजहार हाय, वाली है ठीक सर। ठीक है, इजहार मोहब्बत बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल सो इरशाद। आई एम अरे हाय हाय, ठीक ठीक है, इजहार मोहब्बत बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल इरशाद। तो सर ऐसा था कि हम लोग मैं और एक हमारी प्रेमिका जो अभी हमारी वाइफ है, उनके साथ अरे मैं घाट पर बैठा हुआ था। एक्सक्यूज मी, और होल्ड ऑन। उन्होंने एक दिन यूं ही, शाम का वक्त था बनारस अरे में। तुमको म्यूट पे डालूंगा पहले मैं। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज मुझे आज पता चला है। मैं विकास को नहीं कुछ तो मेरे को लगता है 4 साल से तो जानता ही हूँ, है ना। क्योंकि जब से वो बीएचयू में शायद फर्स्ट ईयर वगैरह में रहा होगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वर्कशॉप में वहां मिले थे, फिर नागरी वागरी। लेकिन 4 साल में मुझे आज मालूम चला है कि ये, अभी रुको, पहले मैं बोलूंगा पहले। तो पहले तो ढेर सारी बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कमिंग फ्यूचर। अब आप बताएं, फॉर कमिंग फ्यूचर, अब आप बताएं। सर जो आपका भी रिएक्शन है ना, ये ठीक 9.5 महीने पहले अंशु प्रिया का रिएक्शन था, जब इन्हें पता चला कि मैं शादी कर रहा हूँ। 9.5 महीने पहले, ओ माय गॉड। और इनका 9.5 महीने पहले, ओ माय गॉड। और मेरे मित्र सीनियर जूनियर सब यही कहते हैं कि मेरा बाल विवाह हुआ है। थैंक यू। तो ये सर तब की बात है जब मैं 17.5 बरस का था और बनारस शहर था। तो एक दिन हम शाम को, उनका नाम पूनम है, हम दोनों घाट पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि यार विकास एक बात बताओ, मैं तुम्हें कैसे लगती हूँ। तो मैंने कहा, क्योंकि उस वक्त मेरा दिमाग कहीं और था, क्योंकि जब हम घाट पर होते हैं हम थोड़े स्पिरिचुअल टाइप हो जाते हैं। तो मेरा ध्यान कहीं और था, तो मैंने ऐसे जस्ट कह दिया कि यार तुम जैसे कोई शाम।
तो उस वक्त उसने कहा कि मतलब क्या, मैं जैसे कोई शाम, इसका क्या मतलब है? तो मैंने कहा रुको मैं सुबह बताता हूँ। फिर मैंने रात भर में ये कविता लिख के एक्सप्लेन कर दिया कि जो मैंने कहा था वो मैंने सही कहा था। अच्छा, तो कविता तुमने पेश करता हूँ। जस्टिफाई किया। तुम जैसे कोई शाम। अच्छा, तुमने जस्टिफाई किया। यस, आई जस्टिफाई। तुम जैसे कोई शाम, पूनम, तुम उतनी ही शांत हो जितनी कि कोई शाम अरावली की पहाड़ियों पर हुआ करती है। जब सूरज की किरणें बादलों से निकलकर पूरा आसमान सुनहरा कर देती हैं और अरावली की पीठ का ताप कम हो रहा होता है, तब सूरज का डूबते जाना और तुम्हारी याद का आना समानांतर चलता है। पूनम, तुम उतनी ही भोली हो जितनी कि कोई शाम किसी आदिवासी गांव में हुआ करती है। जब अंधेरा गहराने से पहले ही पंछी अपने बसेरों की तरफ लौट जाना चाहते हैं, कुछ सरल लोग अपनी मेहनत की मुस्कान लिए भेड़ के बच्चे को कंधे पर बिठाए मिट्टी से सने कपड़ों में अपने घर आ जाते हैं, तब तब पेड़ों के झुरमुटों के बीच छुपते हुए सूरज को देखना हम दोनों को पसंद है। पूनम, तुम उतनी ही गहरी हो जितनी कि कोई शाम बनारस के हर घाट पर हुआ करती है। जब सूरज बिना बताए ठीक तुम्हारे पीछे डूब जाता है और हर कहीं गूंजने लगते हैं जब सदियों पुराने मंत्र, और गंगा के उस पार का अंधेरा इस पार की रोशनियों में कहीं छिप सा जाता है, तब तब दूर जाती शाम में हर सांस के साथ तुम थोड़ा और पास आ जाती हो। पूनम, तुम उतनी ही खूबसूरत हो जितनी कि कोई शाम कश्मीर की वादियों में हुआ करती है, जब गिरती हुई बर्फ अपनी सफेद चादर से हर चीज को ढांप देती है। सूरज का डूबते चले जाना तापमान को और गिरा देता है, तब तब तुम्हारी बाहों की गर्माहट हर चीज भुला देती है। पूनम, तुम उतनी ही बेसब्र हो जितनी कि कोई शाम शहर के ट्रैफिक में हुआ करती है, जब दौड़ती गाड़ियों को भी चौराहे की लाल बत्ती एकदम से रोक देती है और रुके हुए कुछ पैदल लोग सड़क पार करने को बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी कदम, तब तब हमारे घर की दीवार के पीछे सूरज को डूबते हुए देख मुझसे बात करने को एक चांद छत पर आ जाता है। पूनम, तुम उतनी ही उलझी हुई हो जितनी कि कोई शाम मेरी कविताओं में उलझा करती है, जब शाम को मैं छुपा देता हूँ उग रहे चांद को जमी पर ला देता हूँ और अपनी ही कल्पना में खो जाता हूँ। मुझे यूं खोया हुआ देखकर मेरे सामने बैठी तुम मुस्कुरा देती हो, तब शाम के गुजरने से पहले ही मैं पूरी कर लेता हूँ तुम्हारे नाम की कविता। कविता पूनम, तुम जैसे कोई शाम। क्या बात है, मतलब तुमने आखिरी में ऑनेस्टली जो है, आई थिंक मतलब तुमने आखिरी में ऑनेस्टली जो है आई एम वेरी ऑनेस्ट सर, आई एम सारी, वेरी ऑनेस्ट। हाँ हाँ, ये है कि तुमने ये भी बता दिया कि बेटा ये मैंने रात को ही लिखी थी। मतलब ये बाद में लिखा है, ये तुम्हें बता दिया उसमें। ग्रेट 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 ग्रेट। तो विकास, तो उसके बाद शादी हो गई, उसी के बाद शादी हुई? बताओ। अगले महीने की 11 तारीख को पहला एनिवर्सरी होगा सर। ओहो, अगेन मतलब अगेन एडवांस दिस थिंग। और तुम बनारस आओगे और मुझे ट्रीट दोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। एडवांस दिस थिंग। थैंक यू और सर। तुम बनारस आओगे और मुझे ट्रीट दोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। सर अंशुप्रिया की भी बाकी अभी तक। अच्छा, मतलब व्हाट डू यू मीन तो मैं कि दूंगा, मैं तुम, यकीन से कहता हूँ मैं हाँ दूंगा। हाँ, अच्छा ये था, मेरे को लगा कि इसको नहीं दिया तो आपको क्या देंगे। अच्छा ये था, मेरे को लगा कि इसको नहीं दिया तो आपको क्या देंगे। नहीं मैंने चलो इतने ही यकीन के साथ अंशुप्रिया को कहा था सर कि मैं दूंगा, बट हो नहीं पाया फिर। चलो कि पहला पहला शेर कब आया था ये तब की बात है। और मैं बताना भूल गया था कि मेरी शादी से पहले मेरे, जो मैंने कहा कि मैंने 21 प्रेम पत्र लिखे हैं, तो वो 21 प्रेम पत्र शादी के पहले के हैं। शादी के बाद मैंने कसम खाई कि मैं प्रेम नहीं करूंगा किसी और से, तो जितने भी प्रेम है वो शादी के पहले के हैं। जी जी, ये बड़ी ही तो शानदार बात अभी तो सर मैं आई थिंक फर्स्ट, एक सेकंड मैं बोलना चाहता हूँ ये कि 21 रिलेशनशिप्स थे आपके, ये आपको मतलब पहले तो सीरियसली प्रणाम आपको, आप महान हैं। और लेकिन ग्रेट, और लेकिन ये कि तजुर्बे वाली बात भी होती है और ऑनेस्टी भी होती है कि अगर कहीं वर्कआउट नहीं हुआ तो आप मूव ऑन करते हैं, एंड दिस इज वेरी राइट। ये मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा इस बात सभी अपने युवा साथियों से कि इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट, उसी में मतलब
फंसे रहना, कोई टॉक्सिक जो है रिलेशनशिप में रहना, ये भी गलत बात है, और अपने आप को मारना तो वहां गलत बात है। तो मूव ऑन करना भी बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज रही। अब हाँ विकास। हम ये सर देव दीपावली का दिन था बनारस में ही, और बनारस शहर था, देव दीपावली की अमावस की रात थी, और एक जलता हुआ दिया था और उस दिए में एक दिखता हुआ चेहरा था। तो मैं अपने कुछ 4-5 दोस्तों के साथ घाट पर आया था और मैंने जस्ट उसका दिए में चेहरा देखा। तो पहला शेर सर मेरे जीवन का, हालांकि ये शेर है कि नहीं आई डोंट नो, जो आपने कहा कि बिल्कुल पहला पहला बताना है, तो मैं वो ख्याल जो मेरे दिल में आया वो ये था कि ये हकीकत है कि मेरी आंखों ने ख्वाब देखा है। ये हकीकत है कि मेरी आंखों ने ख्वाब देखा है। अमावस की रात है और मैंने जमीन पे चांद देखा है। तो जस्ट बिल्कुल ये 2 लाइनें थी। तो मेरे जो आसपास क्या के बात दोस्त है। थे उन्होंने मुझसे हाँ कहा हाँ। कि किससे बात कर रहे हो हवा में, क्या बात है। पगला वगला गए हो क्या? हाँ हाँ। तो आई सेड कि यार कैसे कहूँ, कैसे बताऊं, कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे बताऊं, कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं, मैं कहूंगा तो मान लोगे क्या, मैंने चलता फिरता ताज देखा है। हाँ हाँ, क्या बात है। ठीक है। मतलब ये है कि इसमें जब शुरुआत वाली जो कविताएं होती हैं ना, उसको देख करके ये लगता है कि यार ठीक है, क्राफ्ट थोड़ा सा वो हो सकता है या कुछ और हो सकता है, लेकिन एक ऑनेस्टी, एक ईमानदारी, जो 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 फॉर द सेक ऑफ राइटिंग पोएट्री आप नहीं कर रहे हैं, वो आया था, वो उन्होंने कर दिया, कह दिया। तो ये एक ऑनेस्टी दिखती है, बड़ी अच्छी दिखती है। तो मैं घूम करके वापस तुम्हारे पास फटाक से आ रहा हूँ विकास। उसके पहले अब जब वियोग की बात चलेगी तो राउंड 2 है जो है वियोग वाला है, वो बिल्कुल वैसे ही चलेगा। तो इसमें एक शेर ही है शायद ये, जो कि मैंने 2008 में लिखा था। नहीं शायद नहीं, 2008 में मुझे मिला था ये, मैंने लिखा कहीं था, किसी डायरी में कहीं, कुछ कहीं अंदर गहरे में कहीं लिखा हुआ था, और वो पुरानी डायरियों को खोजते हुए 2008 में मुझे ये रिकवर हुआ था। ये है पुरानी बात। तो सिरहाना आज भी उनकी यादों का लगा के सोते हैं, सिरहाना आज भी अभी उनकी यादों का यादों का लगा के सोते हैं, अचानक से खुल जाती है नींद तो चुपके से रोते हैं। हाँ तो इट्स वर्किंग। हाँ तो ये है। तो अंकित भाई एक आप बताएं कुछ जी भैया। ऐसा। भैया जहाँ तक मेरा दायरा है तो मुझे लगता है कि मैं चीज़ों को बहुत नॉर्मल चीज़ों से कनेक्ट करता हूँ। मैं कुछ सुनाता हूँ आपको। जैसे हाँ ये सुने कि साहिल हूँ, अपने ही दरिया से किनारा कर रहा हूँ। साहिल हूँ, अपने ही दरिया से किनारा कर रहा हूँ मैं। सब कहते हैं पागल हूँ, मगर मैं आशिक हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ मैं। हाँ भाई सही और बात है। मोहब्बत में तुम नहीं हासिल तो भी क्या गम होना। मोहब्बत में तुम नहीं हासिल तो भी क्या गम होना। तेरी तस्वीर से मोहब्बत कर गुजारा कर रहा हूँ मैं। क्या बात है। वाह। और ऐसे ही कुछ सुनने की, जैसे बहुत बार होता है कि हमारे मोबाइलों में आजकल सब कुछ मोबाइल से ही चल रहा है, कि कोई तस्वीर गायब हो गई, अब क्या कीजिएगा, हम्म बैकअप भी नहीं हम्म किया हम्म, हुआ है। तो उसपे फिर एक बार 4 लाइनें लिखी थी कि आसान नहीं है मोहब्बत में तस्वीरें बचा कर रखना। क्या आसान नहीं है मोहब्बत में तस्वीरें बचा कर रखना, मानो किसी राहगीर की अमानत सजा कर रखना। और आज फिर से खो गई हैं कुछ तस्वीर गैलरी से। क्या बहुत ही बात है। नॉर्मल सी बातें हैं कि आज हाँ हाँ फिर हाँ। से खो गई हैं कुछ तस्वीर गैलरी से। छुपाना भी है जिन्हें सबसे, उन्हें कहाँ तक रखना। क्या बात है। क्या बात है। क्या आसान बात नहीं है। है मोहब्बत में तस्वीरें बचा, भाई छुपाते ही हैं और क्या करते हैं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। 4 लाइनें भैया और सुने कि अपने चेहरे पर मासूमियत रखती है। अपने चेहरे पर मासूमियत रखती है, मेरी जिंदगी मुझसे ही बुरी नीयत रखती है। और लाख कोशिशें करता हूँ महबूब को मनाने की। लाख कोशिशें करता हूँ
महबूब को महबूब को मनाने मना की, लेती। वो मुस्कुरा तो देती है मगर नाराजगी रखती है, क्या बात अपने है, क्या चेहरे बात पर मासूमियत रखती है। है। और अच्छा, ये बहुत ही सबसे खतरनाक वाला, और अंशु मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्लीज ये जो है आपके पार्टनर के साथ मत कीजिएगा, क्योंकि ये सीरियसली मतलब हम लड़कों के लिए ना, मतलब आप कुछ भी कर लो, गाली दे लो, चिल्ला लो, सब कुछ सही मंजूर रहता है, पर वो वही वाला ना, ये जो अभी अंकित ने एक्सप्लेन किया है, मतलब इट्स किलिंग। आप कुछ कर नहीं सकते, आप अंदर ही अंदर आप पागल होने लगता है कि अरे यार क्या है, क्या ये शीट युद्ध इज वेरी डेंजरस। सर वो शुरुआत वाला सीन और लास्ट वाला सीन, संयोग और वियोग जो आप से बता भी रहे हो थे, सकता है। हाँ ये दोनों के एकदम बीच में लटकने वाला सीन हो जाता है फिर। एग्जैक्टली फिर इसको ना तो संयोग ना तो वियोग के बीच में पर अटकने सर वाला हो जाता है। ये सिर्फ लड़कियां करेंगी, लड़के भी तो ये काम कर सकते हैं। अब नहीं, लड़के नहीं कर पाते ना, लड़कों में इतना टैलेंट, इतने शक्तिशाली नहीं होते करते हैं कि हम हैं। अपने एक्सप्रेस, लड़के नहीं लड़कों के करते बस हैं की क्योंकि नहीं है। उनके पास विकल्प ही नहीं होता है। हाँ हाँ, शायद, पता नहीं, मतलब वी हैव हाँ नॉट जो सीन भी इट हो, इन दैट वे। हाँ, ये हमने उस विकास तरीके से भाई, देखा। ये विकास भाई बता पाएंगे। हाँ, विकास नहीं यार, मतलब ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ये ऐसी जी चीज है कि इससे ज्यादा घबराहट होने लगती है वैसे ही। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप अगली कुछ लाइनें बनाने सुनाने वाले थे क्या? हाँ भैया, हाँ, कि वो मेरे लिए हड़प्पा की लिपि रही है, अच्छा, वो समझी मेरे आज लिए तक नहीं जा हड़प, सकी। हाँ हाँ कि वो मेरे लिए हड़प्पा की लिपि रही है, मैं हाँ, उसके लिए आज भी हिंदी सहज रहा हूँ। क्या बात है। वो मेरे लिए हड़प्पा की लिपि रही है, मैं उसके लिए आज भी हिंदी सहज रहा हूँ। और वो मुझसे कहती है कि अब्बा नहीं मानेंगे, वो मुझसे कहती है कि अब्बा नहीं मानेंगे, मैं उससे कहता हूँ तुम रुको जरा, मैं बात कर रहा हूँ। क्या बात वो है। मेरे लिए हड़प्पा की लिपि रही है। और भी आपने वियोग की अभी बात की थी, हाँ हाँ हाँ। भाई संयोग और वियोग, तो हम्म आखिर में खत्म कहाँ होता है, खत्म कैसे होता है? कि हम्म सब उपमाएं हैं, चारों लाइनों में चार उपमाएं हैं। कि जाते जाते चील के जैसा हो जाना, जाते जाते चील के जैसा हो जाऊं। जाते जाते चील के जैसा हो जाना, आसमान के ऊपर से यूं मुस्काना, और दरिया जैसे सूख गई हो मुमकिन है, दरिया जैसे सूख गई हो सूख गई हूँ। मुमकिन है, नाविक का पतवार तोड़कर मर जाना, जाते जाते चील के जैसा हो जाना। क्या बात। तो सर आखिर में वही है कि आप पतवार तोड़कर फिर नाविक खुद ही खत्म होने लगता है। लेकिन इसमें वही है कि एक मूव ऑन वाली बात होती है कि फॉर द सेक ऑफ वो मोमेंट अगर आपकी जिंदगी में रहा है, आप उस मोमेंट को आपने जिया है, तो वो आपका तजुर्बा है, वही बिल्कुल एक्सपीरियंस है, बिल्कुल वो बिल्कुल। अंदर रहा, अंदर आया, आपको और मेच्योर किया, वो बीत गया। वो जरूरी नहीं कि हर इंसान साथ रहे, या फिर हर लोग, भाई बचपन से हम बड़े होते हैं, ये करते हैं, सही वो सही करते हैं, सही बहुत सही। से लोग आते हैं और जाते हैं। हाँ, और किसी से रटास आपका भैया जुड़ाव ज्यादा हो जाता है, किसी का कम। ये जो डिप्रेशन वाली भी बात आई थी, तो हम्म। अगर कविताएं पहले से हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर डिप्रेशन वाला सीन आएगा, क्योंकि कविताएं बस, खुद में इतना आपको संबल देती हैं कि फिर बिल्कुल वो बिल्कुल। नहीं आना है, वो पर्सन जा रहा है जाए कोई बात नहीं, वो हाँ हाँ डिप्रेशन फिर हाँ, नहीं होती है। हाँ ये है कि बिल्कुल अगर एक बार डिप्रेशन हो गया, फिर आप फिर कविताएं ही आपको हैं जो संभाल सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन लेकिन बस अगर वही है कविताएं कि पहले से हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। ये बहुत जरूरी चीज है। तो फॉर द यूथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे युवा कविताओं को जरूर पढ़ें। मैं हमेशा सबको सजेस्ट पढ़ें, करता हाँ हूँ, बिल्कुल पढ़ें। कुछ भी हो तुम्हारा यार, करियर कोई भी हो, तुम्हारा कोई भी करियर हो, तुम्हें पोएट्रीज पढ़नी चाहिए। उससे आप मतलब कि एक समझ की जो गहराई है वो बढ़ती है। आप कोई भी काम सही करते बात। हो, आप उसमें और परिपक्व हो जाएंगे, ये तो गारंटीड है। हम्म। वो ऐसे है कि तुम्हारी ताक पे रखा मेरे कान का झुमका, बिस्तर पर खोई, तुम्हारी ताक पे रखा मेरे कान का झुमका, बिस्तर पर खोई छोटी सी बिंदी, मेरे चूड़ियों के टूटे किरते, जाने कितने आंसू, कितनी मुस्कान, कितना हम, कितना तुम, सारी मैं न छोड़ आई।
तुम्हारी तो ताक बहुत मेरे कान का झुका, बिस्तर पर कोई छोटी सी बिंदी, मेरी चूड़ियों के टूटे किरचे, जाने कितने आंसू, कितनी मुस्कान, कितना हम, कितना तुम, सारी मैं छोड़ आई हूँ। मुझे सब याद आता है, मुझे सब याद आता है, मुझे सब सालता भी है, मुझे पुकारना भी था, मैं कलंकिनी राधा बन गई और तुमने छीन लिया हक टेरने का। टेरने का अर्थ होता है बुलाना, पुकारना। हम्म। तो मैं कलंकिनी राधा बन गई और तुमने छीन लिया हक। दुख खूब ठंडा, मन काट हो बैठा, सेकता है खूब, न जाने क्या हुई जा रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये प्रेम में वियोग की कविता है। हाँ बहुत हाँ, बढ़िया। ये तो बहुत अच्छी थी, बहुत शानदार थी। इसके बारे में थोड़ा सा एक हर कहीं ना कहीं देखिए आप, इंसान, कविता तो एक पेंटिंग की तरह होती है और शायद मॉडर्न पेंटिंग की तरह, कि जिसको देखने के बाद सुनने वाला जो है वो लिखने वाले से ज्यादा महसूस भी कर सकता है। वो कई तरीके से उसको देख सकता है, कई कहानियों को इंटरप्रेट कर सकता है। बट एक बैक जी स्टोरी पेंटर के मन में होती है या कवि के मन में होती है, कि वो उसको लेकर के वो कुछ बुनता है। तो आप शेयर करना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या बैक स्टोरी आपने ली थी, या फिर क्या इंस्पिरेशन था जो? यूँ कहिए कि इसके पीछे की बैक स्टोरी ये है कि मैंने एक उपन्यास पढ़ा था। असल में देखिए, कवि अपने एक्सपीरियंसेस से भी उतना ही सीखता है जितना दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने एक उपन्यास पढ़ा था जिसमें वो मुझे उपन्यास का नाम नहीं याद, पर हम्म। वो उस झुमके को याद कर रही। तो वो एक अच्छा। स्टार्टिंग पॉइंट था और उससे फिर बुन करके ये कविता निकली। हम्म। तो जब आप मुझे ऐसा लगता है कि कविताओं के साथ साथ साहित्य में जब आप उपन्यास पढ़ रहे होते हैं तो आप उतनी जिंदगियां जी रहे होते हैं जितने आपने उपन्यास पढ़े होते हैं, क्योंकि हर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अपने आप में एक पूरी जिंदगी है। अगर आपने एक पूरा उपन्यास पढ़ा है तो आपने जिंदगी जी। कितनी जिंदगी जो है वहीं से शुरू हुई। बिल्कुल। और हम लोग जैसे कि मैं बता कि मैं नाटक भी करता हूँ, थिएटर करता हूँ, तो थिएटर में भी यही सीन होता है कि हम जब वो कर रहे हैं वो पूरा साइकिल, और इनफैक्ट पूरी टीम में जितने लोग हो रहे होते हैं वो सब लोग वो पूरी कहानी को, हर एक पहलू को समझ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो एक अपना तजुर्बा बढ़ जाता है। वो तजुर्बा जो कि हम जी शायद राइटर से ले लेते हैं, उसके दिमाग से ले लेते हैं, वो दिमाग हमें देता है एडिशनल जोड़ने के लिए, एक्स्ट्रा। तो वो चीज मिल जाती है, और उससे और जी मेच्योरिटी, इसीलिए कविताओं का मतलब जो मेच्योरिटी के साथ लेना देना है वो इसीलिए है कि आपको वो गहराई मिल रही है जो किसी ने शायद तजुर्बे से हासिल की थी, बहुत तजुर्बे से। वो आपको बस एक कविता को जी पढ़ने से, हालांकि किसी भी कविता को एक बार पढ़ करके उससे पूरा पूरा समझ लेना तो लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन हाँ आप उसको बार बार पढ़ते हैं और जी वो आपको वो गहराई और ज्यादा उससे मिलने लगती है। क्योंकि वो जो शुरुआत वाला चीज है उसको ही रिकॉल करना जरूरी है पहले, कि सोचता हूँ कहूँ थोड़ी दूर और चलो, सोचता हूँ कहूँ थोड़ी दूर और चलो, कुछ देर और रुक जाओ, मगर क्या करूं कि ये अफसाना लम्हों का नहीं जिंदगी का है। सुंदर, तो बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये मतलब आप समझ रहे हैं कि ये तो जो है कि बहुत बुरा वाला जो है हुआ था, ब्रेकअप। और ये तो मतलब ब्रेकअप ऐसी चीज होती है कि इसको बोलने समय में आदमी बड़ा एम्बेरस फील होता है, और बाद में तो और। लेकिन यही है कि जब आप साहित्य में आते हैं तो आप उन चीजों को एक्सेप्ट करने लगते हैं, आप शेयर कर लेते हैं कि हाँ यार ये मेरा तजुर्बा था, ये हुआ भाई, ये तो हो गया, लेकिन इससे मैंने काफी कुछ सीखा। होता सभी की जिंदगी में है, जैसा कि वही इरशाद कामिल साहब ने बोला था कि तुम तुम कविता लिखो मत लिखो, प्यार तो होगा भाई, ठीक है। वो उसके लिए अलग ही बात है। तो लोग शेयर भले नहीं करते, पर ये होता है कि साहित्यकार या फिर जो लिखने वाले हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज को, कोई भाई, कंट्रोल नहीं होता। बिछड़ना तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना, प्यार तो बना हुआ है प्रॉपर अपनी जगह पे। बिल्कुल। बिछड़ना तो वो मिलने का अपोजिट हो गया ना, कि आप चलो मिले और फिर हाँ बिछड़ गए। हाँ। प्रेम तो बना ही हुआ है।
प्रेम तो कंस्टेंट है। वो तो रहता है, वो तो रहता है। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। बस मतलब 1 यही घंटे है कि 15 लोगों मिनट तक, कैसे बीते हैं पता नहीं चला है। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही है कि लोगों तक ये बात जो हमारी है, जो इसका कोर है वो पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा लोग कविताओं की तरफ, साहित्य की तरफ उनका रुझान और हो। और मैं इससे ऐसा नहीं कहता कि आप सिर्फ हिंदी पढ़िए या अंग्रेजी या फिर ऐसी कोई बात। सब जितनी पॉसिबल हो, जितनी मुमकिन हो, आपको जितनी भाषाएं आती हों, तो इसको हम लोग जारी रखेंगे। और आप जितने लोगों ने ये देखा, ये स्ट्रीम किया, ये उनका वो बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रेम प्रसंग लेकर के आए, और प्रेम प्रसंग में अच्छी अच्छी कविताओं को, और सिर्फ हमारी कविताएं नहीं, और भी कविताएं, और भी राइटर्स की कविताएं जो ऐसी हैं, जो कि हमारी समझ को, हमारे काम को, हमारी पर्सनालिटी को और इम्प्रूव करेंगी। हम प्यार को लेकर के हमारे समझ को और इम्प्रूव करेंगी, वो हम कर पाए। और ये पूरा हमारा प्रयास रहेगा। आप लोगों का ढेर सारा प्यार चाहिए। मौसीकी कैफे का पेज तो है यहाँ पर, आप हमें इसे फॉलो करें ही करें, और यूट्यूब पर हमारा और भी कंटेंट है, उसे भी फॉलो करें भी। और ये काम हमारा करते रहेंगे, चलता रहेगा। ढेर सारा प्यार। निश्चित। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और हम लोग फिर मिलेंगे मौसीकी कैफे में। बिल्कुल ठीक मिलेंगे, है सबको अंकित? बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं भैया, आप भी जितने लोग जुड़े उन सभी को। हाँ ठीक है, चलो, जय माता दी। जय माता दी भैया।